नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 30 तारीख को यहां वोट डाले जाएंगे। उससे पहले सियासी दलों के पास वोटरों को लुभाने का आज आखिरी मौका। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए कई बड़े नेता आज मैदान में उतरेंगे। आज पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी आज पहली बार तेलंगाना में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। वह हैदराबाद में एक रोड शो करेंगी। इस रोड शो में उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोगों से वोट मांगेंगे। साथ ही पार्टी के कई और बड़े नेता आज तेलंगाना में डेरा डालेंगे। इससे पहले कल बीजेपी के पक्ष में कई रैलियां करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि तेलंगाना को तबाह करने में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति समान रूप से भागीदार हैं। पीएम के अनुसार आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय को बीजेपी ही सशक्त कर रही है। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस को दिया गया कोई भी वोट बीआरएस को जाएगा। उन्होंने लोगों से सरकार बदलने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडक जिले के नरसापुर में विरोधी दलों पर हमला किया। उन्होंने बीआरएस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को सत्ता में लाने का आह्वान किया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि बीआरएस की सरकार फिर से बनती है तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीआरएस फार्म हाउस से सरकार चलाएंगे और भूमि और शराब माफियाओं का राज होगा। बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने रैतु बंधु योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि बीआरएस सत्ता में लौटती है तो योजना की किस्त फिर से शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने कहा कि इस मामले में किसकी अनुमति से इस तरीके से विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना चुनाव पर कहा, तेलंगाना में भाजपा जीतेगी और जीतने के बाद डबल इंजन सरकार राज्य को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा यहां से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर यहां सुशासन स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2023 को पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 6वां संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2023 के प्रतिस्थानी विधेयकों को पारित कराने की भी कोशिश की जाएगी। साथ ही कुछ अन्य विधेयक भी पारित कराए जा सकते हैं। शीतकालीन सत्र से पहले विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के सुचारू संचालन में सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की। वर्ष 2023 में यह विधानमंडल का तीसरा और 18वीं विधानसभा का 6वां सत्र होगा। पंजाब विधानसभा का सत्र का आज से शुरू होगा। 2 दिवसीय सत्र में सरकार कई विधेयक पेश करेगी। सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने 10 मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। कानून व्यवस्था, किसानों से जुड़े मुद्दे, नशा तस्करी, प्रदेश पर बढ़ता कर्ज, सरकारी खजाने की फिजूल खर्ची जैसे विभिन्न मुद्दे सदन में उठाए जा सकते हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने केवल 2 दिन का सत्र बुलाने पर कड़ा ऐतराज जताया है।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग 50 मीटर से ज्यादा तक पूरी हो गई है। इस बीच माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने जानकारी दी है कि अब लगभग 5 से 6 मीटर जाना बाकी है। दूसरी तरफ सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग जारी है और पाइप को धकेलने के लिए ऑगर मशीन का उपयोग किया जा रहा है। अब तक करीब 2 मीटर मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। पाइप में फंसी ऑगर मशीन की ब्लेड और सॉफ्ट को काटने का कार्य पूरा करने के बाद ऑगर मशीन के हेड को निकालने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। वहीं बचाव अभियान पर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत की जानकारी के लिए रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया है। सुरंग में फंसे हुए श्रमवीरों को बचाने के लिए जहां सुरंग के अंदर बचाव कार्य जोरों पर है, तो वहीं सुरंग के मुख्य द्वार पर प्रार्थना और हवन भी किए जा रहे हैं। टनल में फंसे 41 मजदूरों के बचाव काम पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने फंसे श्रमिकों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से हंगरी और बुल्गारिया की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगी। हंगरी की अपनी यात्रा के दौरान राज्य मंत्री हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। हंगरी की अपनी यात्रा के बाद राज्य मंत्री बुल्गारिया के लिए रवाना होंगी। सोफिया में उनका बुल्गारिया के उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने की उम्मीद है। राज्य मंत्री की हंगरी और बुल्गारिया यात्रा से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में सोमवार को बूंदाबांदी हुई। ठंड ने दस्तक दे दी, मगर लोगों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली। बादलों और बूंदाबांदी की वजह से स्मॉग की जो परत पहले ऊपर की तरफ थी, वह शाम होते होते नीचे की तरफ आ गई। अगले 3 दिनों तक हवाएं अब कमजोर रहेंगी। ऐसे में प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज से 30 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में ही बना रहेगा। गुजरात में बेमौसम बरसात के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई। फसलों के नुकसान के अलावा सौराष्ट्र के मोरबी जिले में सैरेमिक उद्योग को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहां तेज बारिश की वजह से फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। बिजली गिरने की घटनाओं में गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्यों में लगा है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते अधिकारियों को चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर समेत कई तटीय इलाकों में झमाझम बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब में भी सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शहर में दिन भर बादल छाए रहने से मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी मौसम के रुख में बदलाव दिखा है। दिन भर धूप ना निकलने के बाद रात के समय ठंडक भी आम दिनों की तुलना में ज़्यादा ही रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई भागों में ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों में गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जबलपुर स्थित मुख्यालय में रीयूनियन मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। कार्यक्रम में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के आधुनिकीकरण के बारे में बात की।
दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सोमवार को समाप्त हो गया। आखिरी दिन फव्वारों की संगीतमय शाम के साथ मेले का समापन समारोह हुआ। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। ITPO द्वारा आयोजित इस समापन समारोह में थीम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पंडाल सजाने के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। राज्यों में ओडिशा को तो संघ शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। स्वच्छ पंडाल के लिए पंजाब और सशक्त भारत के लिए वस्त्र मंत्रालय को स्वर्ण पदक मिला। PSU में PNB को जहां स्वर्ण पदक से नवाजा गया तो वहीं विदेशों के पंडाल में UAE को स्वर्ण मिला। मंत्रालय और विभागों में आयुष मंत्रालय को स्वर्ण, CBDT और इनकम टैक्स को रजत, रेल मंत्रालय को कांस्य और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। सबसे लोकप्रिय पंडाल के लिए इनकम टैक्स को स्वर्ण पदक, खान मंत्रालय को रजत और ऊर्जा मंत्रालय को कांस्य पदक प्रदान किया गया। 14 दिनों के इस मेले में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। गौरतलब है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को शुरू होकर 27 नवंबर तक चला। इस बार ये मेला 1,10,000 वर्ग मीटर में आयोजित किया गया, जो अब तक सबसे बड़ा मेला रहा। मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई थी। 15 नवंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी में भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। प्रदेश में जारी संकल्प यात्रा के बीच जनजातीय क्षेत्र काजा और केलांग में ताज़ा हिमपात हुआ है। इन क्षेत्रों में तापमान -6 डिग्री से -8 डिग्री तक गिर चुका है। लाहौल स्पीति जिले की ग्राम पंचायत कारदंग और बरबोग में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा तो वहां सड़कों में पानी जमा था। बावजूद इसके यात्रा जारी रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद यात्रा के लिए स्थानीय लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला। लाहौल की कारदंग पंचायत के उप प्रधान टशी दावा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। यात्रा के दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही आभा कार्ड भी बनाए गए। कुल्लू जिले की मोहल पंचायत पहुंचने पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों को कृषि में बहुउपयोगी एग्री ड्रोन की जानकारी प्रदर्शन के माध्यम से दी गई। निश्चित रूप से प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ाके की ठंड के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों का यात्रा को लेकर खासा उत्साह है, जिसके चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को पहुंचाने में कामयाब हो रही है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय में प्रस्तावित सुधारों को लेकर चल रही चर्चा के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य भर में उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा संशोधन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि संशोधित नीति संचार और कनेक्टिविटी नीति 2017 की जगह लाई गई है। यह 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार नियमों का पालन करती है। डीटीएच सेवा देने वाली कंपनी डिश टीवी ने निदेशकों की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए 22 दिसंबर को एक असाधारण आम बैठक बुलाई है। डिश टीवी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने एक बैठक में इस पर विचार किया और 22 दिसंबर 2023 को अपने इक्विटी शेयरधारकों की ईजीएम बुलाने की मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने का दावा करते हुए कहा कि इसे लेकर वैश्विक निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने के लिए व्यवस्थागत सुधार लागू करने को प्रतिबद्ध है। नेविगेशन सेवा देने वाली कंपनी ने जानकारी दी है कि मैपमा इंडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी की 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। मैपमा इंडिया के ब्रांड नाम के तहत संचालित सी इन्फो सिस्टम को धन जुटाने से पहले शेयरधारकों की मंजूरी और अन्य वैधानिक अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने हिरन ऑर्गे लिमिटेड द्वारा जीडीआर जारी करने में हेराफेरी करने के एक मामले में अरुण पंचारिया को नोटिस जारी करते हुए उन्हें लगभग 26.25 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा है। बाजार नियामक ने 23 नवंबर को जारी अपने नोटिस में पंचारिया को 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं होने पर गिरफ्तारी और संपत्तियों के साथ साथ बैंक खातों को कुर्क करने की चेतावनी भी दी है। देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यातक टीसीएस ने समर्पित जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच मुहैया कराने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ गठजोड़ की घोषणा की। टाटा समूह की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने दुनिया भर में 1 लाख कर्मचारियों को जिन एआई से संबंधित बुनियादी प्रशिक्षण दिया है। रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि बाजार नियामक सेबी का छोटे एवं मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट स्थापित करने का निर्णय जमीन जायदाद क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इससे निवेश के नए माध्यम यानी किराया अर्जित करने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों में आंशिक स्वामित्व की वृद्धि को गति मिलेगी। इस साल देश में लग्जरी मकानों की बिक्री में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी से सितंबर के दौरान भारत में 4 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के लग्जरी मकानों की बिक्री में 97% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लग्जरी मकानों की बिक्री में खासतौर पर 7 शहर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता प्रमुख शहरों के तौर पर उभरे हैं। इनमें 3 मार्केट दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और हैदराबाद शीर्ष पर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला को लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए निदेशक नियुक्त किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर लंदन में निर्धारित बैठक रद्द करने का आरोप लगाया है। ग्रीस ने कई बार ब्रिटिश संग्रहालय से लगभग 2500 मूर्तियों को स्थायी रूप से वापस लौटाने को कहा है, जिन्हें ब्रिटिश राजनयिक लॉर्ड एल्गिन ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पार्थेनन मंदिर से हटा दिया था। मित्सोटाकिस का कहना है कि सुनक के आयोजित बैठक में मूर्तियों से संबंधित मुद्दे पर भी बातचीत की उम्मीद थी, पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हमारी कुछ घंटे पहले ही नियोजित बैठक को रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। ये सम्मेलन जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक का हिस्सा है, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक पाकिस्तान में सुबह 3:38 पर रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं पापुआ न्यू गिनी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.6 रही।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यीय निकाय की बैठक हुई। बैठक में उत्तर कोरिया के जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण को लेकर चर्चा की गई। लगभग 6 साल की अनुपस्थिति के बाद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर सुरक्षा परिषद की बैठकों में फिर से अपने संयुक्त राष्ट्र दूत को भेजना शुरू किया है। चीन और रूस का कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास ने उत्तर कोरिया को उकसाया है, जबकि वॉशिंगटन ने बीजिंग और मॉस्को पर उत्तर कोरिया को और अधिक प्रतिबंधों से बचाकर उसका हौसला बढ़ाने का आरोप लगाया है। इजरायल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम को 2 दिन और बढ़ाने पर सहमति बन गई है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा गया है कि गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, जिससे और बंधकों और कैदियों की रिहाई हो सकेगी। कतर इजरायल और हमास के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। सूत्रों के अनुसार यह घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद आई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर पाकिस्तानी तालिबानी आतंकवादी संगठन के एक गुट द्वारा किए गए आत्मघाती बम हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 10 अन्य घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्थान की इस गुजारिश को खारिज कर दिया कि उसे दी गई खान की रिमांड को बढ़ाया जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत इस सीरीज में 2-0 से आगे है। पहले 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश आज तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। गुजरात टाइटंस ने IPL के अगले सत्र के लिए शुभमन गिल को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। इसकी घोषणा गुजरात फ्रेंचाइजी की ओर से आधिकारिक घोषणा के रूप में की गई है। हरियाणा और पंजाब ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब की टीम ने कर्नाटक को 5-1 के अंतर से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। अमेरिका कप से पहले प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों के बीच एक अभ्यास रेस का आयोजन किया गया, जिसमें अलिंगी रेड बुल रेसिंग टीम को हार का सामना करना पड़ा। मोटोजीपी के महान वैलेंटिनो रॉसी FIA वर्ल्ड इंश्योरेंस चैंपियनशिप को मेंस 24 ओवर्स प्रतियोगिता में नई LMGT 3 कैटेगरी की BMW के साथ उतरेंगे। इसकी जानकारी प्रतियोगिता के आयोजकों ने सोमवार को दी। प्रीमियर लीग में फुलहैम ने वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 3-2 के अंतर से हरा दिया। 2-2 की बराबरी पर चल रहे मैच में मिले अतिरिक्त समय में फुलहैम के मैथ्यूज ने पेनल्टी शूट को गोल में तब्दील कर टीम को 3-2 से जीत दिला दी। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन होगा, जिसमें आज फ्रांसीसी फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का एशियाई प्रीमियर होगा। इसके साथ ही गोल्डन पिकॉक पुरस्कार की भी घोषणा होगी। अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत में CCTV कैमरे बनाने वाली भारत की पहली कंपनी स्पर्श ने लोकप्रिय बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद ने कहा, मैंने हमेशा भारत में बने ब्रांड को मान्यता दी है और उसका समर्थन किया है। मैं स्पर्श CCTV कैमरों से जुड़कर रोमांचित हूँ। एनिमल में रणबीर कपूर को देखने के लिए क्रेजी हुए फैंस। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने लाखों कमाए।
प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुनील दर्शन अपनी 2003 की हिट फिल्म अंदाज की अगली कड़ी अंदाज 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। फिल्म निर्माता ने खुलासा किया कि सीक्वल में 3 प्रमुख भूमिकाओं को पेश किया जाएगा, जिसमें नए चेहरों को सामने लाने की उम्मीद है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। डार्लिंग्स की आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मनोज वाजपेयी ने एक बंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी जीती। अभिनेता रणवीर सिंह को सिनेमा में योगदान के लिए आगामी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में करियर सम्मान से नवाजा जाएगा। यह महोत्सव सऊदी अरब के जेद्दा में होगा। हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें IPL में पहली बार मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदे जाने वाले हार्दिक नजर आ रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।